वेलकम गाइस ऑन सिविल जली यूट्यूब चैनल। ये सीडीएस के वीडियो का अपडेट वर्जन वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जहां पे आपको लगेगा कि सीडीएस के पेपर को सॉल्व करना बहुत ज्यादा वर्थी है। इस चीज को समझने के लिए हम लोग पीवाईक्यू करते हैं, किसका, सीडीएस का और सिविल सर्विस का, दोनों का हम लोग एनालिसिस करते हैं। और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे सीडीएस के पेपर से क्वेश्चन इंस्पायर्ड हैं सिविल सर्विस के पेपर में। ठीक है, और इंस्पायर्ड भी नहीं बोलूंगा यार, एज इट इज कॉपी है। ठीक है, और ज्यादा पुराने पेपर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पिछले साल के पेपर की ही। देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी नहीं पूछा, फैब के अंदर पेपर हुआ, सीडीएस का फर्स्ट पेपर हुआ। ठीक है, और इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने पूछा कि कोवैक्सीन जो है, ये कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन है। ठीक है, कोविशील्ड में इसने कहा कि ये एमआरएनए वैक्सीन है। स्पुतनिक 5 में लिखा कि वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यूपीएससी ने 3 महीने बाद फिर सवाल पूछा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग एमआरएनए प्लेटफॉर्म। देखो, वही एमआरएनए, वही कोविशील्ड। फिर स्पुतनिक 5 वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन। अब इस सवाल को वापस जाओ, फिर देखो, कोविशील्ड एमआरएनए वैक्सीन, कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, स्पुतनिक 5 वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। सिमिलर क्वेश्चन, थोड़ी बहुत लैंग्वेज में ट्विस्ट। ठीक है, अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता और वो पढ़ लेता कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक के बारे में पढ़ लेता, तो उसके लिए तो ये वाला क्वेश्चन क्या होता, केक वॉक हो जाता। ये वाला क्वेश्चन क्या होता उसके लिए, केक वॉक हो जाता। यू गॉट द आइडिया और नॉट? तो इन दिस वे हम लोग को समझ में आता है कि किस तरीके से सीडीएस में जो क्वेश्चंस हैं वो सिविल सर्विस एग्जाम में आ जाते हैं, मतलब ठीक है, रिपीट हो जाते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि यार एज इट इज रिपीट होंगे, पर थीम रिपीट हो जाते हैं, कंटेंट रिपीट हो जाता है। अगर हम सीडीएस का पेपर देखें तो उसमें बहुत सारे एटलीस्ट हिस्ट्री में सवाल थे, जैसे बलोटेदार था। अब ये बलोटेदार जनरली एनसीईआरटीज में नहीं दिखता हम लोगों को, लेकिन पूछा जा सकता है। अशोका से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है। दादनी सिस्टम से क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है। हिस्ट्री में इतने सारे वर्ड थे जो जनरली एनसीईआरटी में नहीं दिखते। भाई मुझे तो नहीं पता था पेपर सॉल्व करने से पहले, लेकिन मैं सीडीएस का पेपर जब सॉल्व किया तो मुझे समझ में आया कि हाँ, ये चीजें भी होती हैं। तो कितना सारा नया कंटेंट मिला। ठीक है, और किस रुझान में यूपीएससी सोच रहा है वो भी मुझे पता चला। देखो, दोनों पेपरों में बहुत सिमिलरिटी है, और वो सिमिलरिटी ये है कि जो यूपीएससी है वो ही कंडक्ट कराता है दोनों पेपर्स को, और दोनों ही ग्रेजुएट लेवल के पेपर हैं। ठीक है, दोनों पेपर के अंदर जो पेपर सेट कर रहे हैं वो लगभग सेम ही प्रोफेसर्स होते हैं जो दोनों पेपर को सेट कर रहे हैं। दोनों ही पेपर ऑफिसर रैंक के ऑफिसर्स का क्या करते हैं, चयन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो काफी चांसेस है कि लेवल को यूपीएससी बराबर रखेगा। आपको बिलीव नहीं होगा, मृणाल पटेल सर के अगर आप नोट्स देखो तो वो सीडीएस के पेपर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। उनके जब आप लोग उनका हैंडआउट देखोगे तो उसमें सीडीएस में पूछे गए सवालों को भी वो सॉल्व करते हैं अपने हैंडआउट्स में, क्योंकि वो लगता है कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन रहती है सीडीएस के क्वेश्चन से। ठीक है, सीडीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज्यादा वर्थी है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं भाई, हम ये कहेंगे कि भाई 120 क्वेश्चंस हैं, उसमें से कम 40 से 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे काम के हो सकते हैं। जैसे हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देख सकते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख सकते हैं, और हिस्ट्री के सवाल देख सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी आप आराम से कर लोगे, इकोनॉमिक्स भी आप आराम से कर लोगे। हिस्ट्री में कुछ ऐसा था कि हाँ, लग रहा था कि यार वो शायद पता ना हो, बट बाकी सेक्शंस तो ऐसे थे कि बस केक वॉक थे। तो ये पेपर आपके लिए बेस्ट रिवीजन था और बेस्ट चेकिंग थी कि आपकी तैयारी किस लेवल पे रहती है। ठीक है, कुछ चीजें छोड़ दो, जैसे वन लाइनर जो है उसको छोड़ दो। ठीक है, बुक्स पूछ लिया था उसने, डिफेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ लिए थे उसने, वहां यूपीएससी नहीं पूछता है जनरली। वन लाइनर करंट अफेयर पूछ ली थी, वो नहीं पूछता है, तो उन सवालों को छोड़ दो। साइंस टेक डीप में पूछा था, उन सवालों को भी छोड़ दो। लेकिन बाकी जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रिपेयर करना आपको चाहिए। एक बार देख लेने में कोई उसमें बुराई नहीं है। 40 मिनट की वीडियो में मैंने 40 सवाल सॉल्व कर दिए, 50 सवाल सॉल्व कर दिए, तो उनको करने में कोई दिक्कत है नहीं। मैं आपसे रिकमेंड कर रहा हूं, आप आराम से 1-2 क्वेश्चन या उससे भी ज्यादा क्वेश्चन
प्रिडिक्ट कर सकते हो, इजीली वो क्वेश्चन आपको मेन पेपर में मिल जाएंगे और आपको बहुत फायदा होने वाला है। जो बच्चे बॉर्डर पे रह जाते हैं उनको पता है कि 1 या 2 मार्क्स की क्या वैल्यू है। 1 या 2 मार्क्स की बहुत वैल्यू है यार, इतनी वैल्यू है कि इन और आउट हो जाता है उससे। कई बच्चे होते हैं जिनका मेंस बहुत तैयार है लेकिन प्री क्लियर नहीं हो रहा उनका, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए इस तरह की मदद बहुत ज्यादा हो सकती है, ठीक है। कई लोग का होता है कि उनका एमसीक्यू सॉल्व करना उतना हैंडी नहीं है उनके लिए। तो गाइज आप सीडीएस का पेपर सॉल्व जरूर करिए, एक बार देख के जरूर जाइए। ज्यादा कुछ नहीं यार, 40 मिनट की वीडियो को डबल की स्पीड पे देख के 20 मिनट में सॉल्व करके आप जरूर जाइए, ठीक है। अब मैं सेकंड हाफ में इस वीडियो के ये चीज बताऊंगा कि जो क्वेश्चंस में डिबेट चल रही है ना, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि इसका आंसर ये होगा, उसका आंसर ये होगा, तो उन चीजों को भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चंस हैं उनमें एक ही क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती हुई है, वो क्वेश्चन है विशाखापट्टनम वाला। देखो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, तो विशाखापट्टनम एक कोस्टल सिटी है, एक विशाखापट्टनम एक कोस्टल सिटी है और वाइजैक भी से हम बोलते हैं आंध्रा के अंदर। तो ये दिमाग लगाया गया कि ये कोस्टल सिटी है, तो कोस्टल सिटी होने में ये फायदा है कि यहाँ पे जो पोर्ट होगा वो जनरली ओपन पोर्ट ही होगा, लैंडलॉक पोर्ट नहीं होगा। ये चीज दिमाग में थी, ठीक है, और उसको क्रॉस चेक करना में थोड़ा गलती हो गया। लेकिन बाद में देखो हम लोग एनसीईआरटी में गए, अब एनसीईआरटी देखी हम लोगों ने 12th क्लास की, तो 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है द पीपल एंड इकोनॉमी, उसमें लिख रखा है कि हाँ विशाखापट्टनम इज ए लैंडलॉक पोर्ट, लैंडलॉक पोर्ट है ये विशाखापट्टनम, और हमें उसी से ही जाना चाहिए अपने आंसर्स में। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें 2 स्टेटमेंट थे, एक स्टेटमेंट था कि विशाखापट्टनम इज ए लैंडलॉक पोर्ट, ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट था कि दीनदयाल जो पोर्ट है वो एक टाइडल पोर्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट ही सही हो जाते हैं। तो ये हमारी तरफ से एक एरर करेक्शन है कि इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा। इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो सी होगा। अब मैं कुछ दूसरे सवालों की बात करता हूं, मैं उन सवालों को डिस्कस तो नहीं करूंगा, बाकी सवालों में हम लोगों ने काफी समझदारी बरती है, काफी सही से हमने उनको चेक किया है और ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब एक बच्चे ने एक सवाल में लिखा कि भाई जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो आंध्र प्रदेश की है, पर ऐसा नहीं है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात की ही है, ठीक है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है भारत में वो गुजरात की है। तो वो वाला डाउट भी क्लियर हो गया। कुछ बच्चों को अटॉर्नी जनरल वाले क्वेश्चन में दिक्कत है, अटॉर्नी जनरल वाले क्वेश्चन में दिक्कत है। वो कह रहे हैं कि भाई जो अटॉर्नी जनरल का क्वेश्चन तो एक्चुअली था ही नहीं, सॉलिसिटर जनरल का क्वेश्चन था, सॉलिसिटर जनरल का क्वेश्चन था। तो उसमें एक स्टेटमेंट था कि इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो कि मेरे हिसाब से इस यहाँ पे सही स्टेटमेंट यही होता कि इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। यस, ये बात सही है, ठीक है, पर कई बच्चों को लगता है कि ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है कि ये फर्स्ट लीगल एडवाइजर है, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, जहां पे 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, वहां पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम जो बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसे चुन सकते हैं। जैसे मुझे ये लगता है कि यार सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ना, उसके लिए कोई आर्टिकल डिफाइन नहीं है। जैसे मान लीजिए फाइनेंस कमीशन के लिए आर्टिकल 280 डिफाइन है, ठीक है, मान लीजिए कि अटॉर्नी जनरल के लिए आर्टिकल 76 डिफाइन है, ठीक है, यूपीएससी के लिए आर्टिकल 315 डिफाइन है, ठीक है, 148 कैग के लिए है। इस तरह से कोई आर्टिकल नहीं है सॉलिसिटर जनरल के लिए, कोई आर्टिकल नहीं है सॉलिसिटर जनरल के लिए। तो इस सिचुएशन में मैंने जो ये वाला स्टेटमेंट था, देखो वहां पे ये था कि आपको ऐसा स्टेटमेंट चुनना है जो गलत हो, और वहां पे स्टेटमेंट ये था कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है, तो मुझे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगा। दूसरा ये कि उसमें ये वाली लाइन की वो फर्स्ट लीगल एडवाइजर नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट लीगल एडवाइजर है वो जनरली अटॉर्नी जनरल को लोग मानते हैं, तो लेकिन यूपीएससी उसे किस तरह से इंटरप्रेट करेगा ये देखने वाली बात होगी। तो ठीक है, मैं दोनों ही व्यूज का रेस्पेक्ट करता हूं, मैं दोनों ही व्यूज को इज्जत देता हूं, पर किस तरीके से ये मैनेज होगा ये एक देखने वाली बात होगी, ठीक है, किस तरीके से ये मैनेज होगा और ये किस तरीके से यूपीएससी इसे इंटरप्रेट करेगी वो देखने वाली बात होगी एक्चुअली, ठीक है। एक और क्वेश्चन था जिसमें दिक्कत थी, एक और क्वेश्चन था जिसमें दिक्कत थी कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है किस तरीके से इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए स्टेप उठाएगी। तो उसमें ये था कि गवर्नमेंट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी। तो भाई नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की पहली बात ही नहीं होती है, पहले प्लान और नॉन प्लान जो एक्सपेंडिचर है उनका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया भारत में इस वक्त। तो जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट हटा देगी, बढ़ा देगी। अब वो जब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी
ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा पैसा मार्केट में जाएगा ऐसा लगता है, और ज़्यादा पैसा मार्केट में जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। दूसरे जो उसमें दो ऑप्शंस थे वो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड थे और समवेयर वो आरबीआई के टूल से रिलेटेड थे, ठीक है। लेकिन एक ऑप्शन था कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट में सब्सिडी को बढ़ाएगी। तो ये देखा गया कि यार वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करेगी। अब ये कंफ्यूजिंग सवाल है, ये सच बताऊं तो बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है। इसमें कोई भी ऑप्शन मुझे सही नजर नहीं आता है, ठीक है। दोनों ही चीजें समझने की बात है कि कैसे वो, क्योंकि वो एक्सपोर्ट में सब्सिडी को बोल रहे हैं, एक्सपोर्ट में सब्सिडी को बोल रहे हैं। तो ये कंफ्यूजिंग सवाल है कि सब्सिडी अगर आप एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए देंगे तो हो सकता है कि स्कैर्सिटी बढ़ जाए हमारे मार्केट में गुड्स की, तो बल्कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट भी बिल्कुल वाजिब लग रहा है। लेकिन फिर वो जो दो स्टेप्स हैं वहां पे आरबीआई वाले, वो भी समझ से बाहर है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के स्टेप है नहीं। और ये वाला कि सरकार नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी, सरकार नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी, उससे भी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा। इस हिसाब से तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इस हिसाब से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ऐसे केस में फिर क्या करोगे आप? ऐसे केस में मुझे ही लगा कि भाई एक्सपोर्ट वाले पे आप लोग कॉल ले सकते हो, क्योंकि उससे ओवरऑल हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा, ये मुझे उस वक्त लगा। पर इस समय तो मैं यही कहूंगा कि मेरे को इसका एग्जैक्ट आंसर तो मुझे लगता है पता नहीं क्या होगा, ये देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। और ये की के बाद ही हम पता कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी बहुत ही वियर्ड चीजें डिस्कस हो रही है, प्लान नॉन प्लान, जो कि अब है भी नहीं, ठीक है। एक तो ये सवाल हुआ, ठीक है। अब लास्ट एक सवाल और डिस्कस है जो बच्चों ने कमेंट बॉक्स में बोला है, और वो शायद अब ऐसा कोई सवाल तो नहीं है। एक तो ये यही सवाल था, एक तो एक बच्चे ने इस बारे में बोला था, गुजरात वाले क्वेश्चन पे बोला था, एक अटॉर्नी जनरल वाला था थोड़ा सा, और एक ये एक्सपोर्ट वाला था, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन की मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी आप लोगों को, बाकी सारे क्वेश्चन ठीक ही हैं। दादनी सिस्टम में भी एक बच्चे ने बोला था, पर दादनी सिस्टम सही है, वो टेक्सटाइल प्रोडक्शन से रिलेटेड ही है दादनी सिस्टम, तो उसके बारे में परेशान ना हो। बाकी कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें कन्फ्यूजन हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ उस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, ठीक है, उस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, और जो आंसर आप लोगों को बताया गया अभी आप उस पर बिलीव करिए, जो अपडेटेड वर्जन में हम डिस्कस किए हैं उसको एक बार देख लीजिए, और उस उतने से ही अपने आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो यूपीएससी एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उनका कोई क्लियर कट आंसर नहीं होता, बट ठीक है, इट्स फाइन। और फाइनल जब की आएगी तब हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ये देख पाएं कि रियल आंसर क्या रहता है और क्या नहीं रहता है, ठीक है। तो तब मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि कौन से आंसर में यूपीएससी ने क्या आंसर लिया है और वो किस तरीके से इंटरप्रेट किए हैं चीज़ों को, तो वो बहुत देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इन क्वेश्चंस को भी देखा। मैं फिर से कहूँगा कि जो विशाखापट्टनम वाला जो केस है, तो विशाखापट्टनम वाले केस में आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, क्योंकि मैंने कोस्ट के एंगल से इसको सॉल्व किया था और एनसीईआरटी से कंटेंट को क्रॉस चेक नहीं किया, तो उसमें आप सी आंसर करें ना, बी नहीं है। बाकी क्वेश्चंस में तो बिल्कुल ही लैंग्वेज ही इस तरीके से है कि वहाँ पे कुछ भी बताना मुश्किल है इस वक्त, ठीक है। आप भी समझदार है, मैं भी समझदार हूँ, ठीक है। तो ये बात हो गई है इस सीडीएस वाले की। हाँ, क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए, बिल्कुल देखने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और हम लोगों ने बहुत ही ऑथेंटिक की बनाने की कोशिश की है, बट फिर भी एक समय में जल्दी करते हुए आप मान लीजिए किसी भी तरीके से कुछ त्रुटियां रह गई, एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, कुछ एरर तो रह ही गई इसमें, ठीक है। हम लोग फिर से मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में अपने अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं।